हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवल्दे भारती। हम लोग बल्ब क्रॉप को लास्ट लेक्चर में स्टडी करना स्टार्ट किए थे। ये उसी लेक्चर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बताया था आप लोगों को बल्ब क्रॉप्स क्या होती हैं, है ना। बल्ब क्रॉप किनको कहते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज पहली बल्ब क्रॉप को डिस्कस करते हैं कि अनियन के बारे में, है ना, कि कैसे अनियन का प्रोडक्शन किया जाता है, उसका कल्टीवेशन किया जाता है। ये जनरल जो क्या साइंटिफिक टेक्निक है अनियन के कल्टीवेशन प्रोडक्शन की, उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये आज हम लोग पहली क्रॉप स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अनियन को बॉटेनिकली कहते हैं एलियम सेपा, वैरायटी सेपा। इस एलियम सेपा की ये वैरायटी, एलियम सेपा जो स्पीशीज़ है इसमें बहुत सारी है। हमने जब बल्ब क्रॉप में हम लोगों ने देखा था कि एलियम सेपा भी कई तरह के होते हैं, मतलब प्याज भी, जिसमें एक एलियम सेपा वैरायटी सेपा कॉमन अनियन वाली है ना। ये पीछे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, और एक दूसरा था एलियम सेपा वैरायटी एग्रीगेटम, जिसमें मल्टीप्लायर या पोटैटो अनियन था। तीसरा था एलियम सेपा वैरायटी एस्कालोनिकम, ये भी मल्टीप्लायर के ही ग्रुप का है। और चौथा था एलियम प्रोलीफेरम ट्री अनियन, जिसको बोलते हैं। तो ये सब जनरली सेपा से ही है, लेकिन जो हम लोग आज जिसको पढ़ेंगे वो कॉमन अनियन के बारे में पढ़ेंगे, जो सामान्य प्याज जो हम लोग जिसको जानते हैं, है ना, उसको बोलते हैं एलियम सेपा वैरायटी सेपा। इसलिए हम लोग डायरेक्टली एलियम सेपा भी बोल देते हैं। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 16, ठीक है, 2n। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 16 होता है इसका। बेसिक सेट जो होता है वो क्रोमोसोम का वो 8 होता है ना। तो ये डिप्लॉयड पाया जाता है, इसलिए इसका क्रोमोसोम नंबर 16 है। एक एलियम की एक स्पीशीज़ है लीक, आप लोगों ने पिछले में देखा होगा। ये एलियम एमिलोप्रेसम 7 पॉइंट पर देखिए लीक लिखा हुआ है। ये टेट्राप्लॉइड है, इसलिए इसका क्रोमोसोम नंबर 32 होता है ना। बाकी सब 16 है क्रोमोसोम नंबर, पर इसमें 32, ये टेट्राप्लॉइड होता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं फैमिली इसकी है, एलिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। अनियन का ओरिजिन है, अनियन ओरिजिनेटेड इन साउथ वेस्ट एशिया। ये कहाँ का ओरिजिन है? साउथ वेस्ट एशिया। अगर आप मैप को थोड़ा स्टडी करें तो आपको साउथ वेस्ट एशिया वाला कौन सा रीजन मिलेगा? वो जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, है ना, और वहाँ से लेकर के जो मेडिटेरेनियन सी के थोड़ा से आसपास होता हुआ, उसके आसपास का सारा जो रीजन है वो इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। तो आप सिंपल लिख दीजिएगा साउथ वेस्ट एशिया, और थोड़ा सा मार्क करने के लिए लिख दीजिएगा पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान वाला जो रीजन है, ठीक है। तो वो उसका ओरिजिन है, ओरिजिन सेंटर है, वहीं पर उसका उद्भव हुआ है। दूसरा है नेक्स्ट, उसमें आते हैं बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन, है ना। अनियन की बॉटनी पर जाते हैं कि प्लांट कैसा होता है। ये अनियन इज ए बल्ब क्रॉप होता है, ये तो जानते ही हैं, पिछले लेक्चर में बता दिए हैं। अंडरग्राउंड बल्ब क्रॉप है विच हैज़ ए शॉर्ट फ्लैट डिस्क लाइक स्टेम हैविंग एन एक्सिलरी बड एट द टॉप सराउंडेड बाई फ्लैशी स्केल लीव्स, है ना, एंड एट द बिलो पोर्शन देयर इज ए टफ्ट ऑफ फाइब्रस रूट। ये बल्ब की डेफिनेशन है। तो इसको जो है ये अंडरग्राउंड बल्ब क्रॉप है। लाइफ साइकिल इसकी कैसी होती है? अनियन इज ए बाइनियल और पेरिनियल हर्ब। ये बाइनियल भी होता है और पेरिनियल, लेकिन जो हम लोग कॉमन अनियन की जो बात कर रहे हैं ये बाइनियल नेचर का होता है ना। और पेरिनियल कौन सा था? वो जो ट्री अनियन है या फिर मल्टीप्लायर अनियन है, ये पेरिनियल नेचर का है, ठीक है। तो इस अनियन की अगर हम बात करें तो दिस अनियन इज बाइनियल हर्ब विद ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, जिसमें एक खास प्रकार की गंध होती है। द लीव्स आर ट्यूबुलर, इसकी लीव्स कैसी होती है? ट्यूब लाइक होती है। प्याज की अगर आपने पत्ती देखी होगी तो वो हॉलो ट्यूब लाइक की होती है। एंड बल्ब्स आर फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ स्वेलन लीफ बेस। बल्ब कैसे बनता है? जिसमें पत्ती का बेस वाला पोर्शन फूड स्टोर करने की वजह से स्वेल कर जाता है, इसलिए क्या कह रहा है? फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ स्वेलन लीफ बेस टू अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, है ना। ज़मीन के अंदर जो तना होता है उसके ऊपर पत्ती फूड स्टोर करके लीफ का जो बेस पोर्शन है वो स्वेल कर जाता है, क्योंकि उसमें फूड स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फ्लावर आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेकेंड फेज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बल्ब।
फ्लावर कब, तो इसमें फ्लावर कब प्रोड्यूस होता है, वो सेकेंड फेज में, मतलब उसकी ग्रोथ का एक हिस्सा उस प्लांट जो है द्विवर्षीय होता है। फर्स्ट ईयर में उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, मतलब पहले साल में बल्ब फॉर्मेशन होता है, और दूसरे साल में यानी सेकेंड फेज में उसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, यानी वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाता है। आपने प्याज में देखा होगा, प्याज में जब सीड प्रोडक्शन करना हो तो हम एक सीज़न में प्याज का पहले बल्ब प्रोडक्शन करते हैं, फिर अगले साल के उसी सीज़न में यानी ठंड के सीज़न में फिर जो है फ्लावर प्रोडक्शन के लिए उसको वेट करते हैं। तो ये जो इसीलिए ये द्विवर्षीय है, ये अपनी लाइफ साइकिल 2 साल में पूरी करता है, एक साल में वेजिटेटिव ग्रोथ, दूसरे साल में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो इसीलिए लिखा हुआ है फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेकेंड फेज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बल्ब्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लावरिंग स्ट्रक्चर। इसका जो फ्लावर होता है इसको बॉटेनिकली बोलते हैं अम्बेल, ठीक है ना, इसको बॉटेनिकली अम्बेल बोलते हैं। एम्बेल क्या होता है, इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ मेनी स्मॉल इन्फ्लोरेसेंस। ये उसका जो फ्लावर होता है एक्चुअली वो सिंगल फ्लावर नहीं है, उसमें बहुत सारे जो है बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस का वो ग्रुप है ना। एक इन्फ्लोरेसेंस में कितने फ्लावर होते हैं, 5 से 10 फ्लावर होते हैं। देखिए इसको समझिएगा, अनियन का जो ऊपर आप फ्लावर देखते हैं, आप इमेजेस में देखिएगा जा करके, तो अम्बेल जो है क्या है, वो फ्लावर का ग्रुप नहीं है, वो इन्फ्लोरेसेंस का ग्रुप है ना। और एक इन्फ्लोरेसेंस में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, 5 से 10 फ्लावर एक इन्फ्लोरेसेंस में होते हैं। तो जो अम्बेल होता है उसमें कई सारे इन्फ्लोरेसेंस एक ही पॉइंट से अटैच होते हैं, इसलिए अनियन के फ्लावर को बोलते हैं अम्बेल। आप लोग इमेजेस वगैरह में इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, अम्बेल को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप बताने जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आप लोगों के उसमें आता है फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम्स में फाइनल सेमेस्टर में, तो अगर अनियन से कुछ आएगा तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आए। और मैं जितनी भी चीज़ स्लाइड में बता रही हूँ, अनियन का बॉटेनिकल नेम, उसकी वेराइटी अनियन का बॉटेनिकल नेम, उसका फैमिली, उसका क्रोमोसोम नंबर, ये सब आप लोग रट लीजिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है आपसे फिल इन द ब्लैंक्स कर करके या ट्रू फॉल्स के उसमें पूछ लेगा, है ना। तो इस बल्ब क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है अच्छे से याद करिएगा। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्या है, अनियन में जो पंजेंसी होती है, आप प्याज जो खाते हो, जो उसमें पंजेंट उसका टेस्ट जो होता है वो किस वजह से होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये केमिकल है, ये जो है इसी केमिकल की वजह से प्याज में जो है पंजेंसी पाई जाती है। पंजेंसी मतलब जिसको आप बोलते हैं ना, प्याज में एक झार जो होती है ना, वो इसी की वजह से होती है, इसी केमिकल की वजह से होती है, ये ध्यान रखिएगा, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। नेक्स्ट है रेड एंड येलो कलर इन अनियन। अनियन में जो लाल ऊपर की जो ट्यूनिक होती है, ड्राई स्केल होती है, कुछ में देखिए लाल रंग की होती है, कुछ पीले कलर में होती है कभी कभी, वो किस फ्लेवोनॉइड, किस केमिकल की वजह से होती है, वो एक फ्लेवोनॉइड होता है ना, जिसको कहते हैं एंथोसाइनिन और क्वेरसिटिन। एंथोसाइनिन है तो रेड कलर का होगा, क्वेरसिटिन है तो येलो कलर का प्याज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेशली कट अनियन ऑफन कॉज ए स्टिंगिंग सेंसेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि जब प्याज काटिए तो आँखों में जो है एक बहुत तेजी से स्टिंग करता है, वो तेजी से आँखों में लगता है और आंसू आने लगते हैं, है ना, प्याज काटने पर। वो कौन से केमिकल की वजह से होता है, जब प्याज काटने पर आँख से आंसू जो आता है वो कौन सा केमिकल होता है, वो केमिकल होता है प्रोपेनथियोल एस ऑक्साइड। ये बात याद रखिएगा, प्रोपेनथियोल एस ऑक्साइड। इसकी वजह से ही यही एक ऐसा केमिकल होता है जो हवा में डिफ्यूज़ होकर के हमारी आँख, मतलब गैस के फॉर्म में ये होता है। होता क्या है, एक सल्फिनिक एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है प्याज में, लेकिन जैसे ही प्याज को काटते हैं और वो हवा के संपर्क में आता है तो वो एसिड तुरंत गैस में बदल जाती है। और कौन सी गैस में बदल जाती है, प्रोपेनथियोल एस ऑक्साइड। और ये गैस में हवा के माध्यम से हमारी आँखों तक आसानी से पहुँच जाती है, जिसकी वजह से आँख से आंसू आने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी इन अनियन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटिचॉल। एक कैटिचॉल नाम का केमिकल होता है, ठीक है। इस केमिकल की खास बात यह है कि ये इस प्याज में ये केमिकल होता है जिस वजह से
इस प्याज में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, ठीक है ना, केमिकल की वजह से। तो ये चारों पॉइंट और अभी जो पीछे भी बताया है, ये सब बिल्कुल आप लोग अपने जो है ध्यान रखिएगा। हो सके तो इसको लिखते चलिए, वैसे तो हम नोट्स दे ही रहे हैं, लेकिन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, या सिर्फ इसी सेमेस्टर में नहीं, आगे आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे एमएससी के लिए या किसी भी उसके लिए, तो यही सब प्याज से रिलेटेड ये सब चीज़ें, ये कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आइए कल्टीवेशन देखते हैं कि अनियन को कि कल्टीवेशन अगर आपको करना है तो क्लाइमेट और सॉइल की कैसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस तरह के क्लाइमेट में प्याज होता है, किस तरह की मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले क्लाइमेट को डिस्कस करते हैं। अनियन इज़ ए कूल सीजन वेजिटेबल, ये ठंड मौसम की सब्जी है, ठीक है, एंड ग्रोज वेल अंडर माइल्ड क्लाइमेट, है ना। माइल्ड क्लाइमेट मतलब एक माइल्ड ठंडी और माइल्ड गर्मी वाले क्लाइमेट में ईजिली इसका कल्टीवेशन हो सकता है। मतलब माइल्ड क्लाइमेट मतलब विदाउट एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा ठंड गर्मी ना पड़ती हो और कोल्ड, और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, ऐसे सभी इलाकों को माइल्ड क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ, हमारे यहाँ जो ठंड पड़ती है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर तो बाई चांस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 8 या 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाई चांस 1 या 2 दिन के लिए टेम्परेचर गिरता है, पर ठंडियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गिरता, है ना। उसी तरह गर्मियाँ भी हमारे यहाँ, गर्मियों में तो खैर वैसे भी प्याज डोरमेंसी में चला जाता है, तो उस समय इसका वैसे भी कल्टीवेशन नहीं करते, है ना। और ना ही हमारे यहाँ जो है क्या बोलते हैं, एक्सेसिव रेनफॉल वाला रीजन भी नहीं है ना, कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, क्योंकि वो भी प्याज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो ये माइल्ड क्लाइमेट में होता है, कूल सीजन में। तो हमारे यहाँ जो बेस्ट टाइम पीरियड माना गया है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 से 6 महीना प्याज के लिए बेहतर है, बेहतर क्लाइमेट वाले, इसीलिए हम लोग इसी सीजन में इसका कल्टीवेशन करते हैं। तो आइडियल टेम्परेचर क्या है इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, वो 12 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो टेम्परेचर है वो प्याज की ग्रोथ के लिए बेस्ट माना गया है ना, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। जब वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब पत्ती का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसके बाद क्या होता है, जब पत्ती वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छे से होने लगती है, उसके बाद आप देखिए जनवरी वगैरह से, आप देखिए दिसंबर के बाद जनवरी लास्ट से प्याज में, या फरवरी स्टार्ट से बल्ब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ज़मीन के अंदर। मतलब जो इस पत्ती का जो थोड़ा सा बिलो द ग्राउंड पार्ट होता है, पत्ती का बेस वाले पार्ट में फूड स्टोरेज स्टार्ट हो जाता है, वो बल्ब फॉर्मेशन की पीरियड होती है ना। तो वही कह रहा है बल्ब फॉर्मेशन के लिए इसको कैसा अच्छा बल्ब बने या ज़्यादा से ज़्यादा फूड स्टोर हो, इसलिए कैसा क्लाइमेट इसको चाहिए, इसको लॉन्ग डे चाहिए, यानी मतलब जो है दिन लंबे होने चाहिए, यानी 11, 12, 13 घंटे की सनलाइट अवेलेबिलिटी इसको होनी चाहिए। लॉन्ग डेज की रिक्वायरमेंट, बल्ब फॉर्मेशन अच्छा होता है, एंड स्टिल हायर टेम्परेचर, और थोड़ा टेम्परेचर फिर जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ 12 से 23 तक ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद 23 से धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, यानी 20 से 25 के आसपास होना शुरू हो जाना चाहिए, तो बल्ब का फॉर्मेशन अच्छा माना जाता है ना। तो आप देखिए फरवरी के बाद से हमारे यहाँ गर्मी भी फरवरी लास्ट या मार्च से हमारे यहाँ गर्मी भी बढ़ने लगती है, और जो है दिन भी बड़े होने लगते हैं। तो लॉन्ग डे और हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जैसे ही पौधे जो रिक्वायरमेंट है वो पौधे को मिलने लगती है, और प्याज में बल्ब का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, यानी बल्ब डेवलपमेंट होने लगता है। मोस्ट ऑफ द कल्टीवार ग्रोन इन द नॉर्दर्न इंडिया, अपने यहाँ जो भी कल्टीवार बोया जाता है वो शॉर्ट डे टाइप का है। शॉर्ट डे मतलब उनको लॉन्ग डे की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर शॉर्ट डे कंडीशन भी है तब भी बल्ब फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है। लेकिन अनियन दोनों तरह के होते हैं, शॉर्ट डे भी होते हैं और लॉन्ग डे वेराइटी भी होती हैं। लॉन्ग डे वेराइटी जो होती हैं उनमें वो वेराइटी हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उनको 13 आवर्स से भी ज़्यादा का 13 घंटे से ज़्यादा की सनलाइट चाहिए, तो वो सिर्फ पहाड़ों पर या यूरोपियन कंट्री में ही मिल पाती हैं। तो इसीलिए लॉन्ग डे वैरायटी को अगर हम अपने यहाँ लगाएं अनियन प्रोडक्शन के लिए तो बल्ब फॉर्मेशन नहीं होता बिकॉज ऑफ शॉर्ट डे कंडीशन। ये बहुत बारी पूछा जाता है अनियन में, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि वाई लॉन्ग डे वेराइटीज़ डू नॉट प्रोड्यूस बल्ब अंडर शॉर्ट डे कंडीशन,
कि प्याज की जो लॉन्ग डे वैरायटी है वो शॉर्ट डे कंडीशन में बल्ब फॉर्मेशन क्यों नहीं करती? तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसकी लाइट रिक्वायरमेंट शॉर्ट डे कंडीशन में पूरी नहीं हो पाती। या ये भी पूछ सकता है कि लॉन्ग डे वैरायटी नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म क्यों नहीं करती? तो आप बताइए कि लॉन्ग डे वैरायटी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो है लॉन्ग डेज जो है नहीं पाए जाते हैं। किस पाए जाते हैं, पर वो समर्स में पाए जाते हैं, विंटर्स में नहीं पाए जाते हैं। हमारे यहाँ ठंडियों में दिन लंबे नहीं होते हैं, है ना। तो क्योंकि इसको क्या चाहिए, दिन भी लंबा चाहिए और टेम्परेचर भी डाउन चाहिए। तो हम टेम्परेचर तो लो रहता है ठंडियों में हमारे यहाँ, पर दिन लंबे नहीं होते, इसीलिए लॉन्ग डे वैरायटी हमारे यहाँ बल्ब फॉर्मेशन नहीं करती है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर सीड प्रोडक्शन टेम्परेचर हैज़ मोर रिवेलेंस देन फोटो पीरियड। अगर प्याज में, अगर बल्ब उत्पादन मतलब बल्ब प्रोडक्शन के लिए अगर हम प्याज उगा रहे हैं तो हमें जो है उस पर ध्यान देना होगा, फोटो पीरियड पर, मतलब डे लेंथ पर, लॉन्ग डे शॉर्ट डे, इसका ध्यान रखना होगा। अगर हम प्याज का कल्टीवेशन बीज उत्पादन के लिए कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना होगा, क्योंकि लो टेम्परेचर जब होता है, लो टेम्परेचर में ही अनियन का सीड प्रोडक्शन होता है। तो अपने यहाँ क्या है कि अनियन इसीलिए बाइनियल क्रॉप है, क्योंकि एक साल का जो कूल पीरियड है, मतलब नवंबर के फरवरी तक जो ठंड का सीजन है, विंटर सीजन है, उसमें वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को पूरी करता है। और उसके बाद क्योंकि गर्मियाँ पड़ने लगती हैं, बल्ब फॉर्मेशन होता है और प्याज जो है डॉर्मेंसी में चला जाता है, इसीलिए उसको अगले साल की विंटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर दी फ्लावर प्रोडक्शन। तो इसीलिए ये बाइनियल है ना। तो ठंड में ही, अगले ठंड जैसे ही आती है तो वही उसी प्याज के बल्ब से फर्दर ग्रोथ स्टार्ट होती है और फ्लावर का प्रोडक्शन होता है। तो देखिए ये इसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है अनियन के प्रोडक्शन के लिए। तो कमर्शियल लेवल पर जब हम प्याज उत्पादन, तो ऐसा क्लाइमेट होना चाहिए, है ना। बल्ब उत्पादन कर रहे हैं तो जो है लॉन्ग डे हायर टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल, है ना, ब्राइट सनलाइट, ये इसकी जो है रिक्वायरमेंट है। प्रीफर ए वेल ड्रेन्ड लूज फ्रेएबल सॉइल। अनियन बल्बस क्रॉप है, बल्ब मतलब अंडरग्राउंड बल्बस क्रॉप, बल्ब है तो ऑब्वियसली बात है कि मिट्टी जो है, खास तौर पर मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादातर मिट्टी जो है थोड़ी सैंडी लोम टाइप की हो तो ज़्यादा अच्छा हो, बहुत कॉम्पैक्ट सॉइल नहीं होनी चाहिए, वरना बल्ब जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। तो मिट्टी जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, मतलब वेल ड्रेन्ड मतलब जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर पानी टिक गया तो बल्ब जो है वो सड़ जाएगा। तो पानी वाटर लॉग्ड कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यानी अगर पानी किसी तरह से बरस भी गया या ज़्यादा सिंचाई हो गई तो ड्रेन कर जाना चाहिए, बह जाना चाहिए। लूज होनी चाहिए मिट्टी, यानी थोड़ी सैंडी नेचर की हो। रिच इन ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो, ठीक है। इट इज़ सेंसिटिव टू हाई एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी। प्याज जो है बहुत, मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक और एल्कलाइन ना हो। 5.8 to 6.5 के बीच का पीएच रेंज प्याज के कल्टीवेशन के लिए बेहतर है। अब देखते हैं कौन कौन सी वेराइटीज़ जो कमर्शियल लेवल होती है अनियन कल्टीवेशन के लिए। तो ये हमने जो ये टेबल दी है, आपको इसी तरह से थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा तो आसानी से। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर अनियन पर रिसर्च और डेवलपमेंट करके बहुत सारी जो है हाई प्रोडक्शन देने वाली वेराइटी जो है रिलीज़ की गई है, वेराइटी रिलीज़ की गई है और कमर्शियली लोग उसको लगा भी रहे हैं। तो वो हैं जैसे रेड कलर, जो लाल वाला रेड कलर वैरायटी, मतलब जो लाल कॉनली जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें से ये 3 वैरायटी, पूसा रेड, पूसा रत्नार, पूसा माधवी, ये 3 वैरायटी जो है IRI से रिलीज़ की गई है। पूसा रेड, पूसा रत्नार और पूसा माधवी। उसी तरह वाइट कलर वाला प्याज, पूसा वाइट राउंड, पूसा वाइट फ्लैट, सफ़ेद वाले प्याज की 2 वैरायटी है। एक्चुअली जो सफ़ेद वाला प्याज है उसको अनियन पाउडर बनाने के लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा ज़्यादातर ख़रीदा जाता है। उसको हम लोग जनरली कॉमन वेजिटेबल के तौर पे नहीं कल्टीवेट करते हैं, वो प्रोसेस्ड अनियन के लिए हम लोग उसको उगाते हैं, है ना। तो वाइट कलर्ड अनियन जो है वो है पूसा वाइट राउंड, पूसा वाइट फ्लैट। और येलो वैरायटी कौन सी है, अर्ली ग्रेनो ब्राउन स्पेनिश, ये बाहर की वैरायटी है, यूरोपियन कंट्री की वैरायटी है। अर्ली ग्रेनो ब्राउन स्पेनिश येलो कलर वैरायटी है, ठीक है।
ये लॉन्ग डेट टाइप की है दोनों, अर्ली ग्रेनो और ब्राउन स्पेनिश। फिर उसके HRDF नेशनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन नासिक में है, ठीक है, वहाँ से कुछ वैरायटी रिलीज़ की गई हैं, जैसे एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड लाइट रेड और एग्री फाउंड रोज़, ठीक है ना। तो ये एग्री फाउंड, एग्री मतलब एग्रीकल्चरल फाउंडेशन, NHRDF का शॉर्ट में कहते हैं एग्रीकल्चरल फाउंडेशन। तो इनके यहाँ से जो भी वैरायटी निकलती है उसके नाम के आगे एग्री फाउंड लग जाता है, तो समझ जाइए ये वैरायटी NHRDF नासिक से निकली है, ठीक है ना। तो एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड लाइट रेड और एग्री फाउंड रोज़, ये वैरायटी NHRDF से निकली है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से भी कुछ वैरायटी निकली है, जैसे रोया, पंजाब सिलेक्शन, पंजाब रेड राउंड और सिलेक्शन 148। इसी तरह CSA कानपुर, ये जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर वाली है, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी एक वैरायटी रिलीज़ हुई है, उसका नाम है कल्याणपुर रेड राउंड। फिर उसके बाद और वैरायटीज़ भी हैं, राजस्थान एग्रीकल्चर वो है उदयपुर 102, ठीक है। और एक है डायरेक्टरेट ऑफ अनियन गार्लिक रिसर्च, इसको आप ज़रूर ये याद रखिएगा कि अनियन और गार्लिक पर एक सिर्फ अनियन, लहसुन प्याज पर ही एक अलग से शोध संस्थान है हमारे देश में, जिसको बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ अनियन गार्लिक रिसर्च। ये कहाँ पर है? राजगुरुनगर, पुणे, महाराष्ट्र में राजगुरुनगर एक जगह है, वहाँ पर लहसुन प्याज शोध संस्थान है ना। तो वहाँ से भी बहुत सारी वैरायटी जो है अनियन की रिलीज़ हुई है, जैसे भीमा रेड, वहाँ से जो वैरायटी निकलती है उसके नाम के आगे वो लोग भीमा लगाते हैं। तो ये उसकी पहचान है कि जहाँ भीमा लिखा हो समझ जाइएगा कि वो रिसर्च से वैरायटी निकली है। तो भीमा लाइट रेड, भीमा डार्क रेड, भीमा राज, भीमा रेड, भीमा सुपर, भीमा किरण, भीमा शक्ति, ये सब रेड कलर वैरायटी हैं। और कुछ वाइट कलर की भी प्याज की वैरायटी वहाँ से रिलीज़ की गई है, जैसे भीमा श्वेता, भीमा शुभ्रा और भीमा सफ़ेद, है ना। तो ये जो है वाइट कलर में है। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर कर्नाटक, ये संस्थान कहाँ है? कर्नाटक। वो ऊपर वाला कहाँ था? वो महाराष्ट्र में था। तो IIHR बेंगलोर कर्नाटका में जो वहाँ पर हॉर्टिकल्चर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी कुछ वैरायटी रिलीज़ हुई हैं, जैसे वो हाइब्रिड वैरायटी ज़्यादातर रिलीज़ हुई हैं, जैसे अर्का कीर्तिमान, अर्का लालिमा और अर्का पीताम्बर। अर्का पीताम्बर येलो अनियन है और अर्का कीर्तिमान और अर्का लालिमा ये दोनों हाइब्रिड वैरायटी हैं, ठीक है ना। ये भी रिसेंट की रिलीज़ है, 4-6 साल पहले ही इनका जो है ये वैरायटी जो है डेवलप की गई है। लास्ट है महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ MPKV, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ रहुरी महाराष्ट्र, है ना। ये कृषि इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर का महाराष्ट्र में, वहाँ से भी वैरायटी रिलीज़ की गई है, जैसे N241, N25791, बासवन 780, N53, जिसको निषाद 53 भी बोलते हैं, ये वैरायटी वहाँ से रिलीज़ की गई है। ये जो इसका ये बहुत, इस वैरायटी को याद रखिएगा, बासवन 780 और N53, एक्चुअली ये दोनों वैरायटी जो है खरीफ क्रॉप के लिए है। हमारे यहाँ प्याज जो है 2 सीज़न में होता है, रबी सीज़न में भी होता है और खरीफ सीज़न में भी होता है ना। बरसात में भी आपने देखा होगा, इधर कल्टीवेशन नहीं करते, पर साउथ वगैरह में बरसात में भी मतलब 2 फसल लेते हैं, उधर बरसात में और इधर जो है ठंड में, है ना। जहाँ क्योंकि साउथ में जो है जुलाई मतलब जून जुलाई हो जाता है ना, प्याज के लिए मतलब थोड़ा कूल टेम्परेचर हो जाता है, जो प्याज के लिए बहुत सूटेबल होता है। तो उधर 2 फसल एक खरीफ सीजन में भी फसल लेते हैं, तो ये वैरायटी वहाँ के लिए सूटेबल है, खरीफ सीजन वाले प्याज के लिए, है ना। बहुत बारी पूछा जाता है कि आप प्याज कैसी क्रॉप है, रबी या खरीफ, तो आप याद रखिएगा कि ये खरीफ और रबी दोनों है। नॉर्थ इंडिया में हम लोग ज़्यादातर रबी सीजन में भी इसकी एक फसल ली जाती है। अभी आगे देखेंगे खरीफ क्रॉप ऑनियन का कल्टीवेशन, है ना। अब आगे इसकी कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।